हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम पिछले 48 वर्षों के प्रश्नों की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक के पेपरों के सारे पीवाईक्यूज जो भी आए हुए हैं, वो सभी पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने 1979 का पूरा जो है प्रैक्टिस कर लिया है पूरे प्रश्नों की। 200 प्रश्न आते थे पहले, ठीक है। 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। फिर 1980 में भी हम 100 प्रश्न की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। उसको भी हमने पार्ट 1, 2, 3 के रूप में कवर कर लिया है। ये पार्ट 4 है, ठीक है, 4th है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन हम 101 से लेकर आए हैं। हम सीधे प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तब देखिए, फालतू बात करने का कोई समय नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे और हमको एग्जाम निकालना है, तो हम बकवासबाजी करने के चक्कर में यहाँ पर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हम अन्य संस्थानों की तरह काम नहीं करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातचीत चलेगी। जिनको सिलेक्शन लेना है वही इस सीरीज को फॉलो करें। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, मुझे उन बच्चों की बिल्कुल भी, जो बच्चे मतलब लापरवाही करते हैं, मतलब कुल मिला के उनको जो है हंसी मजाक चाहिए और बहुत सारी इधर उधर की बातें चाहिए, वो मैं यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर सीधी सीधी बात होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। तो जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हों वही इस चैनल पे आए, ठीक है। साफ साफ सुथरी सुथरी बात मैंने सामने कर दी। आपको बुरा भी लग सकता है, ठीक है। जिनको बुरा लगे वो जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न 101 है। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न के बाद ऑप्शन जैसे मैं बताऊं तो आप उसमें कमेंट भी किया करिए, ठीक है दोस्तों। चाहे गलत ही करिए लेकिन करिए, ठीक है। उस समय का प्रश्न है, उस समय के प्रश्न ऐसे आते थे, वन लाइनर टाइप के आते थे। तो जैसे भी प्रश्न आए थे, जो भी प्रश्न होंगे, हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। बस ये है कि गणित और रीजनिंग के प्रश्न, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न अगर आ रहे हैं तो हम छोड़ देंगे। जैसे इसी 1980 के पेपर में शुरुआत में 20 नंबर तक प्रश्न, 1 से लेकर 20 नंबर तक, उसमें रीजनिंग और मैथ के थे। तो रीजनिंग और मैथ का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि हम जीएस कर रहे हैं। तो जीएस के सारे प्रश्न जो भी होंगे वो हम सारे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप जो है कमेंट करके बताना। अब कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, एक एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। 2026 तक के पूरे पीवाईक्यूज लगा लेंगे। जब आप इतने पीवाईक्यूज लगा लोगे तो दोस्तों आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूं। बस आप ये है कि इस सीरीज को कायदे से फॉलो करिए बस, ठीक है। तो चलते हैं, हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ दक्षता, दक्षता, आर्थिक स्थिति आदि सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना को छोड़कर जिसके लिए एक वैधानिक निगम स्थापित किया गया है, प्रत्येक प्रमुख परियोजनाओं के लिए नियंत्रण बोर्ड है, वह परियोजना है। अब देखिए, उस परियोजना का नाम बताना है, ठीक है। तो यहां पर आप उस परियोजना का नाम बताइए। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं, हो सकता है कई बच्चों को परीक्षा मतलब प्रश्न समझ ही में ना आया हो, ठीक है। मतलब प्रश्न आपको हो सकता है कि समझ में ही ना आया हो, इसके लिए हम प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। दक्षता, आर्थिक स्थिति आदि सुनिश्चित करने के लिए, अब देखिए, दक्षता और आर्थिक स्थिति आदि को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना को छोड़कर जिसके लिए एक वैधानिक निगम स्थापित किया गया है, प्रत्येक प्रमुख परियोजनाओं के लिए एक नियंत्रण बोर्ड है, उस वह नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है। प्रत्येक प्रमुख परियोजनाओं के लिए एक नियंत्रण बोर्ड होता है, वह परियोजना है, ठीक है। ए फरक्का परियोजना, बी बाखड़ा नागल परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना और डी आपकी रामगंगा परियोजना। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बाकी तो मैं आंसर इसका बताता हूं। इसका आंसर होगा आपका सी, दामोदर घाटी परियोजना। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना ही इसका आंसर है। वैधानिक निगम, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा की गई थी। संसद का एक अधिनियम था, दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948, ठीक है। यह एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है, ठीक है। यह भी याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड के बारे में देखते हैं। अन्य प्रमुख परियोजनाएं जो थी उसके लिए नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है, लेकिन एक अलग परियोजना है, उसके लिए कौन सी वो परियोजना है उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो वो परियोजना आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, जिसके लिए अलग से अधिनियम बना है। जो अधिनियम क्या है? दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948। बाकी अन्य परियोजनाओं के लिए नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है। तो अन्य परियोजना कौन कौन सी है? जैसे बाकड़ा नागल, ठीक है, और फरक्का, ये सब परियोजना है, ठीक है। इनके लिए नियंत्रण बोर्ड बना है। के सुचारू क्रियान्वयन, वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा कंट्रोल बोर्ड का गठन किया जाता है, जबकि दामोदर घाटी परियोजना के लिए सीधे एक निगम कार्य करता है, ठीक है। तो सिंपल यही प्रश्न पूछा गया था। फिर भी प्रश्न ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या आप इसको पॉज करके 2-3 बार पढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से राउरकेला कहां पर है? आप मुझे कमेंट करके बताना। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को फिर से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने पे ही यूपीएससी का प्रश्न, सिर्फ पढ़ने में ही कई बार लड़के प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। दो का तो उसने नाम बता दिया। अब यहीं से यूपीएससी खेल करता है। यूपीएससी जो आप जानते हो उतना तो प्रश्न में ही लिख देता है। ये शुरुआत से ही देख रहे हो आप, 1980 के प्रश्न है तब भी यूपीएससी ने वही बात लिखी। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। ए ब्रिटेन के, बी जापान के, सी यूएसए के और डी रोमानिया के। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका ए, ब्रिटेन के सहयोग से। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में, ब्रिटेन ही इसका आंसर है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपके पश्चिम बंगाल में, इसको जो है अभी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। इसकी स्थापना 1950 के दशक के उत्तरार्ध में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। भिलाई आपका पता है छत्तीसगढ़ में है और इसका सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। और राउरकेला ये आपका उड़ीसा में, देखिए आप यहाँ पर बताई दिया, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब देखिए स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है राउरकेला स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछ लेता है, भिलाई कहाँ स्थित है ये भी पूछ लेता है, स्थान पूछ लेता है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ये सभी संयंत्र भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। केरल में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि, अब आपको इसका आंसर बताना है। पर्यावरणविदों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। बी, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। कुशल श्रमिक और सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 103 का आपका आंसर ए है। पर्यावरणविदों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो भाई आपको पता ही है कि जो है केरल आपके पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, और इस यहाँ का क्षेत्र क्या है, थोड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वही ए ही आंसर है। पर्यावरणविदों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। ठीक है, सेव साइलेंट वैली आंदोलन। अब देखिए साइलेंट वैली को बचाने के लिए एक अलग आंदोलन चला था जिसका नाम था सेव साइलेंट वैली आंदोलन। केरल की कुंती पूजा नदी, अब ये यूपीएससी पूछ चुका है इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है कि केरल में जो साइलेंट वैली है उसके बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो कुंती पूजा नदी निकलती है, इसको याद रखना। ठीक है, ये यूपीएससी अभी हाल फिलहाल में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन है इससे सीधे सीधे सवाल आपके फंसेंगे। केरल की कुंती पूजा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित थी जिससे वहां के प्राचीन सदाबहार वनों के डूबने का खतरा था। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया क्योंकि इससे इस क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता और शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, जिनको लॉयन टेल्ड मकाकू कहते हैं, जैसे दुर्लभ जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। ठीक है, परिणाम क्या होता, जनता और वैज्ञानिकों के तीव्र विरोध के बाद 1980 के दशक की शुरुआत में इस परियोजना को रद्द कर दिया गया और 1984 में इसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूछा था यूपीएससी ने, साइलेंट वैली जो आपका नेशनल पार्क है उसके बीच से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क के बीच से निकलने वाली नदियों के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछता रहा है, इसलिए ये प्रश्न को याद रखना। ये हो सकता है यूपीएससी रिपीट कर दे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो पश्चिमी घाट का रीजन है, जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट का, ये काफी संवेदनशील जो है क्षेत्र होता है। इसको अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इसको जो संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा सरकार को सुझाव देते रहे शुरू से ही। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं हम। 1980 के गणतंत्र दिवस पुरस्कार पद्म विभूषण हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे प्रतिपादक को प्रदान किया गया था जो, अब उनका नाम बताना है आपको। ए वाणी जयराम, बी बिस्मिल्लाह खान, सी रविशंकर और डी राय कृष्णदास। अब आपको इसका आंसर बताना है। ये 1980 का है, नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पद्म विभूषण जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे प्रतिपादक थे जिनको इसका मिला था। ठीक है, ये पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान ही इसका आंसर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, ये भारत के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में एक हिंदुस्तानी एक कर्नाटक संगीत होता है, ठीक है, के महान प्रतिपादक थे। वर्ष 1980 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, बाद में वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आप इनकी शहनाई सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक आपके कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ने का नहीं, इनकी शहनाई आप सुनना यूट्यूब पर, आपको आनंद आ जाएगा सुन करके। ठीक है, राय कृष्णदास, वर्ष 1980 में इनके साथ राय कृष्णदास को भी पद्म विभूषण
दिया गया था, लेकिन वे साहित्य में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे, शास्त्रीय संगीत से नहीं थे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अवेयरनेस के लिए आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न ऐसा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये उस समय के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इसलिए यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता था। यहाँ कह रहा है स्काई लैब 11 जुलाई 1979 मतलब 1979 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहाँ हुआ था? ए प्रशांत महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी भूमध्य सागर में, और डी आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट हिंद महासागर में। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट हिंद महासागर में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। डी ही इसका आंसर है। स्काई लैब या अमेरिका नासा का पहला आधिकारिक अंतरिक्ष स्टेशन था, जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक, क्रैश की घटना कैसे हुई? वायुमंडलीय खिंचाव और तीव्र सौर तूफानों के कारण इसकी कक्षा तेजी से घटने लगी, जिससे नियंत्रण खो गया इसका। ठीक है, कंट्रोल इसका खो गया। 11 जुलाई 1979 को इसने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश री एंट्री किया। ठीक है, मलबा गिरने का स्थान कहाँ था? वही चीज आपसे पूछी थी। प्रवेश के दौरान यह टूट कर बिखर गया, जिसको इसका अधिकांश हिस्सा हिंद महासागर में गिरा, जबकि कुछ बड़े अवशेष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे स्पेस रेंस शहर में गिरे थे। ठीक है, तो ये सब पूछा गया था उस समय क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बस ये है कि हमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हमें कराना ही है। मतलब कोई भी प्रश्न हम छोड़ना नहीं चाहते, भले चाहे उसकी थोड़ी जानकारी आपको दें, लेकिन देंगे जरूर। ठीक है, तो आप इसको जो है कंटिन्यू देखेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब यह है 106 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का समझौता का तात्पर्य है? ए गंगा नदी जल का बंटवारा, गंगा नदी के जल का बंटवारा, बी मुफ्त नेविगेशन, सी सीमावर्ती क्षेत्रों की पारस्परिक समझ, डी एक शांति संधि। अब आपको फरक्का समझौते के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या था, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? यह गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ए ही आंसर है, गंगा नदी के जल का बंटवारा। ठीक है, फरक्का संधि के बारे में पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज और गंगा नदी के पानी के साझाकरण को लेकर 12 दिसंबर 1996 को एक ऐतिहासिक 30 वर्षीय द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य शुष्क मौसम जनवरी से मई के दौरान दोनों देशों के बीच गंगा नदी के पानी का न्याय संगत और उचित बंटवारा सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 107 भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति, अब ये तो देखिए ये जीके के क्वेश्चन है और ये इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कई बार स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है, ऐसे एक दो प्रश्न डाल दिए जाते हैं, तो स्टेट पीसीएस के लिए ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ए जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी वीवी गिरी। तो दूसरे कौन राष्ट्रपति थे? दूसरे राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। बी ही इसका आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इससे पहले वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जो 1952 से 1962 के बीच में। ठीक है, ठीक, और इन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, जो 1950 से 1962 तक थे। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, 1967 से 1969। वीवी गिरी ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, 1969 से 1974। थोड़ा सीक्वेंस याद रखना, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं बनाएगा, बाकी स्टेट पीसीएस पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। ठीक, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए ली कार्बूसिए ने, बी जैकब एपस्टीन ने, सी रोदिन आगस्ट ने, और डी आपका फर्डिनेंड एम वीडी लेसेप्स ने। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सबको पता होगा, ये तो बहुत बच्चों जैसे किताबों में लिखा होता है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका ए ली कार्बूसिए ने। पढ़ लेते हैं हम। ली कार्बूसिए ही इसका आंसर है। ली कार्बूसिए ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी सुस्त वास्तुकार आर्किटेक्ट थे और शहरी योजनाकार थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों के शहर चंडीगढ़ का मास्टर प्लान और मुख्य सरकारी इमारतों जैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, विशेषता क्या थी? चंडीगढ़ को भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है, जो ग्रिड प्रणाली और 7VS सड़क नेटवर्क पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत के
भारत ने सिम्फोनिक सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप शुरू किया है? यह एक संयुक्त परियोजना है। उस समय का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा। बी, ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय आयोग द्वारा। सी, रक्षा मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। और डी आपका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ये, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये ही आंसर है इसका, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। परियोजना का नाम, इसका पूरा नाम सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है। सहयोग यह परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत के डाक एवं तार विभाग, जिसे इस पुराने अनुवादित प्रश्न में परिवहन एवं प्रौद्योगिकी विभाग लिखा गया है, ठीक है, का संयुक्त प्रयास था। ठीक है। समय क्या था? यह प्रयोग वर्ष 1977 से 1979 के दौरान सफलतापूर्वक चलाया गया था। उपग्रह क्या था? इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त संचार उपग्रह सिम्फनी का उपयोग किया गया था। महत्व क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में घरेलू संचार के लिए उपग्रह प्रणाली के डिजाइन, परीक्षण और संचालन का अनुभव प्राप्त करना था। ठीक है। आगे चलते हैं हम। मुसलमान हज यात्रा के दौरान काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं। इसका आंसर बताना है। ए, रियाद, बी, मक्का, सी, रबात और डी, जिद्दा। अब आपको इसका आंसर बताना है। जिनको पता हो तो बताइए, और जो हमारे मुस्लिम मित्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं, वो तो इसका आंसर उनको तो पता ही होगा। और नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इस तरह का प्रश्न बनेगा नहीं। और ये इसका आंसर अभी आपको पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका बी, मक्का। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। मक्का ही इसका आंसर है। काबा यह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। मक्का शहर में मस्जिद अल हरम के केंद्र में स्थित है। ठीक है। इसका जो है चक्का लगाते हैं 7 बार। तवाफ क्या है? हज या उम्रा यात्रा के दौरान मुस्लिम श्रद्धालु काबा के चारों ओर घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में 7 बार परिक्रमा करते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? ए, भारतीय केंद्रीय बैंक, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, भारतीय स्टेट बैंक और डी, बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। पढ़ लेते हैं हम। भारतीय स्टेट बैंक ही इसका आंसर है। SBI, भारतीय स्टेट बैंक, यह संपत्ति जमा, शाखाओं, व्यावसायिक और मानव संसाधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र और व्यापारिक बैंक है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। दोनों में अंतर याद रखना। RBI आपका केंद्रीय बैंक है और सबसे बड़ा जो आपका सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। जो अब देखिए RBI के बारे में पढ़ रहे हैं, यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश के सभी बैंकों का संचालन और मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। यह आम जनता के लिए व्यावसायिक बैंकिंग सेवाएं नहीं देता है। ठीक है। ये तो आपको पता है, RBI बैंकों का बैंक है। पढ़ लेते हैं। आंद्रेई सखारोव जनवरी 1980 में खबरों में आए क्योंकि, अब उस समय करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। उन्हें गोरकी में आंतरिक निर्वासन पर भेज दिया गया था। उन्होंने 1979 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने गुलैग द्वीप समूह नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। और डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर बताना है। आंद्रेई सखारोव जनवरी 1980 में खबर में क्यों आए थे? इसका नाम बताना है कि अगर आपको जानकारी हो तो बताइए, नहीं जानकारी है तो मैं इसका आंसर मैं बताऊंगा। इसका आंसर होगा आपका ए, उन्हें गोरकी में आंतरिक निर्वासन पर भेज दिया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ही आंसर है, उन्हें गोरकी में आंतरिक निर्वासन में भेज दिया गया था। आंद्रेई सखारोव ये एक प्रसिद्ध सोवियत परमाणु भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें सोवियत हाइड्रोजन बम का जनक भी कहा जाता है, माना जाता है, यह कहा जाता है। बाद में वे एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और असंतुष्ट बन गए, मतलब डिसिडेंट बन गए, जिसके लिए 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। जनवरी 1980 घटना क्या है? दिसंबर 1979 में 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तब सखारोव ने सार्वजनिक रूप से इसकी कड़ी निंदा की थी। इसके विरोध स्वरूप जनवरी 1980 में सोवियत अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी मुकदमे के गोरकी शहर, अब निजनी नोगोरोड भी बोलते हैं, में आंतरिक निर्वासन इंटरनल एक्साइल पर भेज दिया, जो उस समय के विदेशियों के लिए प्रतिबंधित शहर था। ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ये है कि क्वेश्चन आपको कराना ही है, तो इसको क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन दिखाना ही होता है, और दिखा रहे हैं तो इसको करवाना भी होता है, ये हमारा दायित्व है। ठीक है।
113 नंबर प्रश्न, टेलीविजन प्रसारण की सीमा सीमित दूरी तक ही सीमित होती है क्योंकि ए लंबी तरंगों का उपयोग किया जाता है, बी लघु तरंगे वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, सी तरंगों की ऊर्जा का क्षय होता है और डी पृथ्वी गोलाकार है। अब इसका आंसर क्या है? टेलीविजन प्रसारण की सीमा सीमित दूरी तक ही सीमित होती है क्योंकि। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, आपने साइंस टेक में पढ़ा भी होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आएगा आपका डी। डी आंसर है, डी ही इसका आंसर है। पृथ्वी गोलाकार है इसलिए उसकी टेलीविजन प्रसारण की सीमित दूरी तक ही, पृथ्वी तक ही सीमित है ना, इसलिए। पढ़ लेते हैं हम। दृष्टि रेखा संचरण, टेलीविजन प्रसारण में उपयोग होने वाली उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी तरंगे सीधे मार्ग पर चलती हैं और वायु और आयन मंडल में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती हैं। पृथ्वी की वक्रता का क्या कारण है? चूंकि पृथ्वी गोलाकार है, वक्राकार है, इसलिए एक निश्चित दूरी के बाद सीधे जाने वाली तरंगे, जो सीधी जाने वाली तरंगे होती है, पृथ्वी की सतह को छोड़ देती हैं और अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इसी कारण टीवी टावर की ऊंचाई के आधार पर उसके प्रसारण की सीमित दूरी होती। मान लो ऐसे पृथ्वी है और तरंगे ऊपर गई और यहाँ से लौट के जब आती हैं तो ऐसे आती हैं, तो कुछ इधर निकल गई, कुछ सीधे ऐसे आ गई, कुछ इधर निकल जाती तो अंतरिक्ष में चली गई। ठीक है, इस तरह से यही चीज बोल रहे होंगे वो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? ए फोलिक एसिड, बी एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉरिक एसिड, सी नियासिन और डी एसिटिक एसिड। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं हम, पढ़ लेते हैं इसके। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है जो खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फोलिक एसिड ये विटामिन B9 का दूसरा नाम है। नियासिन यह विटामिन B3 का दूसरा नाम है, या B5 को भी नियासिन बोल देते हैं शायद। ठीक है, बाकी यार ये स्टेट पीसीएस में पूछ लेगा दोस्तों, इसलिए इनको याद रखना। ये पीसीएस वगैरह में बहुत ज्यादा पूछता है इस तरह के साइंस वाले क्वेश्चन। नौवहन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है? ए समुद्री मील, बी किलोमीटर, सी प्रकाश वर्ष और डी यार्ड। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? समुद्री मील। अब आपको पता है 12 नॉटिकल मील तक हमारा जो क्षेत्र है उसको हम समुद्री मील भी बोल देते हैं। 12 समुद्री मील है ना, यहाँ पर पढ़ते हैं समुद्री मील। समुद्री मील को हम नॉटिकल मील भी बोलते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया। नौवहन और विमानन एविएशन में दूरी मापने के लिए इसी इकाई का उपयोग किया जाता है। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 852 मीटर के बराबर होता है। कुल मिला के 1800 मीटर। एक मील जो समुद्री मील होता है वो 1800 मीटर का होता है। ठीक है, नॉट क्या होता है? समुद्री जहाजों की गति मापने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है, जो 1 समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? यह अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपको पता ही है, अंतरिक्ष में दूरियों को नापने के लिए होता है। खगोल पिंडों की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। यह यूपीएससी पूछ भी चुका है। 116 नंबर प्रश्न, वाहन चालक पीछे की सड़क देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? ये साइंस का सवाल है, ये पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं, इनको यहां से याद कर लेना। ए उत्तल का, बी अवतल का, सी विमान का, ये इसको हटाई दो, ये कुछ और होगा, और डी अवतल या उत्तल, मतलब अवतल उत्तल दोनों का। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। उत्तल लेंस से ये आंसर। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कारण क्या है? यह हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे चालक को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र साफ दिखाई देता है। अवतल दर्पण क्या है? इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाले शीशे और डॉक्टरों द्वारा आंख कान की जांच के लिए किया जाता है, क्योंकि यह पास की चीजों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है, मतलब अवतल दर्पण होता है, और जो गाड़ियों में लगा होता है वो आपका कैसा होता है? वो आपका उत्तल दर्पण होता है। आगे पढ़ते हैं हम। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग कितना होगा? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग कितना होगा? ए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और डी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वही आंसर है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फ्लाइंग वेग क्या है? एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग है, जो फ्लाइंग वेग होता है वह न्यूनतम वेग है
जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। मान क्या है? पृथ्वी की सतह के लिए इसका सटीक मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यही कारण है कि वहां वायुमंडल नहीं टिक पाता। ठीक है, आगे चलते हैं हम। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी एसिटिलीन और डी एथिलीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के स्टेट पीसीएस बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को याद रखना है आपको। और यूपीएससी आपसे दोबारा पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न। यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, मैं सॉरी माफ करना मुझे, यूपीएससी तो इस तरह के सवाल बहुत कम ही पूछेगा, लेकिन एक कथन के रूप में जरूर रख सकता है। ठीक है, लेकिन स्टेट पीसीएस आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 118 का आपका मीथेन आंसर होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। मीथेन ही इसका आंसर है। गोबर गैस बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 गैस पाई जाती है, जिसका मात्रा लगभग 50 से 75% तक होता है। अन्य घटक इसमें मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें H2 होगा, H2S, ये थोड़ा सा गलती है टेक्स्ट में हो जाती है, यहाँ CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और नमी शामिल होती है। विशेषता क्या होती है? मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, जिसके कारण गोबर गैस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और रोशनी के लिए एक स्वच्छ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसके कारण होती है? विकिरण ऊर्जा किस कारण होती है? ए नाभिकीय विखंडन के कारण, बी परमाणु संलयन के कारण, सी सूर्य का डूबना और डी हिंसक विस्फोट। अब आपको जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परमाणु संलयन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु संलयन नाभिकीय संलयन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन है क्या? सूर्य और अन्य तारों की अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जिसमें अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर हाइड्रोजन के हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इसमें एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम दो हल्के नाभिकों में टूटता है। यह प्रक्रिया परमाणु रिएक्टरों और परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण किससे होता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने से, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना, ध्वनि को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन में ऊर्जा रूपांतरण आपको ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने से होता है। ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने से होता है, यही आपका आंसर है। माइक्रोफोन यह एक ऐसा उपकरण है जो हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों को पकड़कर उन्हें समतुल्य विद्युत संकेतों में बदल देता है। लाउड स्पीकर इसके ठीक विपरीत कार्य करता है। विकल्प बी के अनुसार विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, लाउड स्पीकर, इसको देखना है आगे। दूसरा सवाल, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? अब आपको सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ाई ऊपर। ए यूरेनियम, बी भारी पानी, सी बेरियम, अब डी कैडमियम। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? आपका यूरेनियम, हमने पढ़ाई अभी यूरेनियम ही इसका आंसर है। परमाणु ईंधन परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम, विशेष रूप से यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का उपयोग मुख्य ईंधन के रूप में किया जाता है। भारी पानी इसका उपयोग रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, D2O जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। कैडमियम क्या है? कैडमियम या बोरान की क्षणों का उपयोग विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षणों के रूप में होता है, क्योंकि ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, 2011-12 में इस तरह के प्रश्न खूब पूछे गए हैं दोस्तों, मतलब साइंस में। तो ये दो है घुमा फिरा कर यूपीएससी पूछ लेता है, इसलिए इनके डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन को जरूर आप ना पढ़ना, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो ये है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़िए आप लोग। ठीक है, बाकी इसको पॉज करके जरूर पढ़ना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये इसलिए बार बार आपको आगाह कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटर तत्व किससे बना होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में हीटर तत्व किससे बना होता है? ए नाइक्रोम से, बी टंगस्टन से, सी तांबा से, डी लोहा से। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नाइक्रोम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाइक्रोम ही इसका आंसर है। नाइक्रोम या निकेल और क्रोमियम की एक मिश्रित धातु है। उच्च प्रतिरोधकता हाई रेजिस्टेंस और उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, जैसे मान लो
हीटर और गीजर के हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। यह उच्च तापमान पर भी जल्दी नहीं पिघलता और ना ही इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। टंगस्टन के बारे में, इसका उपयोग पारंपरिक गर्मा गर्म विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में होता है। ठीक है। तांबा, यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली के तारों में किया जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डायलिसिस का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों में पीड़ित रोगियों के लिए किया जाता है। एक, किडनी की परेशानी में, लीवर की परेशानी में, फेफड़ों की परेशानी में, दिल की परेशानी में। आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर आपका ये है। किडनी की परेशानियों में जो किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए डायलिसिस बाहर से किया जाता है। इससे संबंधित एक बार प्रश्न और भी पूछा जा चुका है। ठीक है। किडनी की परेशानियों को इसको पॉज करके आप पढ़ना, बहुत ज्यादा इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। बाकी 124 नंबर प्रश्न है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? ए, क्लोरोफिल के कारण, बी, शुगर के कारण, सी, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, डी, जाइलम के कारण। इसका सिंपल आंसर है क्लोरोफिल। बच्चों जैसा प्रश्न है। ठीक है। इसको भी आप पॉज करके पढ़ना कि क्यों होता है। ठीक है। सारा पॉज करके आपको पढ़ना है। बाकी 125 नंबर, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किससे बना होता है? ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, बी, बर्फ की धूल से, सी, द्रवीकृत नाइट्रोजन से, और डी, द्रवीकृत हाइड्रोजन से। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बारे में भी आप पॉज करके पढ़िए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक उच्च दाब और कम तापमान पर जमाकर ठोस रूप में बदला जाता है जिससे शुष्क बर्फ कहते हैं। बाकी इसके बारे में और पॉज करके आप पढ़ना। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इस सीरीज को बढ़िया से देखिए। ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।